नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। वृत्त की अपनी क्लास चल रही थी। आज वृत्त की क्लास में हम चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चाप क्या होता है। चाप को इंग्लिश में अपन आर्क कहते हैं, ARC आर्क। तो देखिए, वृत्त की सीमा के किसी भाग को चाप कहते हैं। वृत्त की किसी सीमा के भाग को हम चाप कहते हैं। तो देखिए, इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। जैसे मेरे पास ये अपने पास ये एक सर्कल है और ये हमने इसकी सीमा पर कोई दो बिंदु P और Q ले लिए। अब आप जानते हैं कि हम कोई भी रेखा खींचते हैं, जैसे फ्री हैंड अपन ने एक सीधी रेखा खींच दी, पेन चलाना शुरू करने से लेकर पेन उठाने तक और पेन चलाना शुरू करने से हटाने तक, ये सब वक्र रेखा कहलाती है। लेकिन फिर हम इनको आगे जनरलाइज्ड कर देते हैं, ये सरल रेखा रेखाखंड कहलाती है, या अपन इसको वक्र रेखा कह देते हैं। तो जब इस दो बिंदुओं के बीच में हमारे पास जाने के दो रास्ते होते हैं, एक हम सीधे जा सकते हैं, दूसरा हम इस की सीमा पर भी जा सकते हैं। तो देखिए, परिभाषा में आपको क्या कहा गया है, सीमा के किसी भाग को चाप कहते हैं। तो देखिए, ये जो लाइन सीधी अपनी इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं वो इसकी सीमा पर नहीं आ रही है। तो सीमा पे कौन सी आ रही है, ये वक्र भाग वाली आ रही है। तो दो बिंदु आप कहीं पर भी ले सकते हैं, दो बिंदु आप यहां पर भी ले सकते हैं। जैसे इसको M और N मैंने नाम दे दिया, तो इसके सीमा के भाग की बात कर रहा, तो इसके सीमा पर के भाग को ये, तो इसके बीच का जो भाग है इस वृत्त की परिधि का, इसकी परिमाप का, ये वाला जो भाग है यह चाप कहलाता है। अब आप देख रहे हैं कि चाप तो अपने को दूसरी तरफ भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जैसे इसको न लेकर अपन या इसी को लेते हैं, तो इन दो बिंदुओं के बीच का जो भाग है वो तो अपने को इस तरफ भी प्राप्त हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक, और एक ये। तो आपने सही पहचाना है। यदि हम वृत्त के किसी दो बिंदुओं के को लेते हैं तो उस पर अपने को दो प्रकार के चाप प्राप्त होते हैं। तो इसके आकार को देखने से ही अपने को पता चल रहा है कि यहाँ ये छोटा भाग है इस वृत्त की परिधि का, और ये एक वृत्त की परिधि का बड़ा भाग है। तो छोटे और बड़े को शुद्ध हिंदी के रूप में अपन लघु और दीर्घ के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये लघु चाप कहलाता है और ये दीर्घ चाप कहलाता है। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। ये मैंने थोड़े से शब्दों को हेर फेर करके यहाँ पर परिभाषा लिखी है। एक भाग बड़ा प्राप्त होता है और एक भाग छोटा प्राप्त होता है। बड़े भाग को अपन दीर्घ चाप कहते हैं और छोटे भाग को हम लघु चाप कहते हैं। अब देखिए, क्या होता है कि जब ये जो दोनों बिंदु है आपके, यदि व्यास के अंत सिरों पर प्राप्त हो जाए, मान के चले कि ये अपने को क्या मिल गया, अभी ये अपना व्यास है, यहां ये अपना डायामीटर आ गया है, डायामीटर अगर यहां पर हो तो क्या होता है, और जब वृत्त से छोटा भाग अपन लेकर चलते हैं तब क्या होता है। देखिए, यदि चाप अर्धवृत्त है या अर्धवृत्त से छोटा है, इन दोनों बातों पर अपन डिस्कस करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले ये छोटे वाले की बात करते हैं। यदि चाप अर्धवृत्त से छोटा है, यानी कि अर्धवृत्त तो अपना क्या है, व्यास से आधा होता है, यानी कि जहां पर व्यास है तो आधा भाग तो अर्धवृत्त का यह आ गया और आधा भाग अर्धवृत्त का यहां पर आ गया है। अब आगे देखिए, तो ये क्या कहलाता है, अर्धवृत्त से छोटा है, यानी कि डायमीटर से छोटा। अगर इन पी क्यू बिंदुओं को अपन अर्धवृत्त या व्यास से नीचे ले लेते हैं या ऊपर ले लेते हैं तो ऊपर की बात अलग है। तो जैसे नीचे यहां पर ले लिया, ठीक है, तो अर्धवृत्त पर क्या होते हैं, जो दोनों आपके लघु चाप और दीर्घ चाप ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यदि P और Q बिंदु अपन व्यास के सिरों पर लेते हैं तो लघु चाप दीर्घ चाप के बराबर हो जाता है। लेकिन ये अर्धवृत्त का जो भाग है
अगर इस अर्धवृत्त के भाग के नीचे या इससे कम दूरी पर अपन इन दोनों बिंदुओं को लेते हैं तो प्राप्त होने वाला चाप जो है सदैव ही आपका लघु चाप होगा। अब आप इसको इधर से भी देख सकते हैं, अगर P और Q ऊपर वाले अर्धवृत्त में लेते हैं तो ये भी क्या है, अर्धवृत्त से तो छोटा ही है, या इससे नीचे के भाग पर अपन ने P और Q लिए हैं, दिख रहा आपको ऊपर है, लेकिन अर्धवृत्त के बात करें तब इससे थोड़ा नीचे की तरफ हो गया है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका लघु चाप है। इसकी बात करता है सीमा पर स्थित भाग की। और इसी तरीके से यदि चाप अर्धवृत्त से बड़ा है, यानी कि यदि हम P और Q बिंदु को, या आपके जो P और Q बिंदु है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, P और Q बिंदु हमने ये व्यास के सिरे हैं, इससे ऊपर ले लिया यहां पर। अब मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब हम इधर से बढ़ते हुए चल रहे हैं और इसके ऊपर जा रहे हैं, व्यास अर्धवृत्त से भी ज्यादा दूरी पर अपन इन P और Q बिंदुओं को ले रहे हैं। तो देखिए ये, अब ये इस भाग को देखो और इस भाग को नाप कर देखो तो अपने को ये बड़ा मिलेगा, तो ये बड़ा चाप हो गया। यानी कि एक वृत्त के अंदर हम अर्धवृत्त से बड़े भाग पर अगर दो बिंदुओं को लेते हैं तो अपने को दीर्घ चाप प्राप्त होता है, और एक वृत्त के अंदर अर्धवृत्त से छोटे भाग पर अगर हम उन दो बिंदुओं को लेते हैं तो अपने को लघु चाप प्राप्त होता है। अब आपको एक विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि जब तक आपको कहा नहीं जाए कि कोई भी चाप जो वृत्त का है, PQ चाप आपको जैसे दे दिया चाप PQ है, चाप MN है, चाप AB है, कुछ भी आपको कह दिया तो आपको सदैव ये मानकर चलना है कि ये आपके लघु चाप ही है, जब तक अन्यथा कहा न जाए। जब तक अन्यथा कहा न जाए तब तक किसी भी चाप को जो दिया गया है उसको आपको लघु चाप ही मानना है। जब भी वो दीर्घ चाप आपको देगा तो आपको अलग से कहेगा कि ये जो चाप है वह दीर्घ चाप है, इसका मतलब अपने को अर्धवृत्त से अधिक भाग पर अपने को उन दो बिंदुओं को लेकर चलना है। अब देखिए, जब P और Q व्यास के सिरे हो तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं और प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। लघु चाप बराबर दीर्घ चाप बराबर अर्धवृत्त किस स्थिति पर हो जाता है, जब वृत्त पर स्थित जो दो बिंदु है वह व्यास के सिरों पर स्थित हो। तो यहां पर ऊपर का भाग और नीचे का भाग, यानी कि ऊपर का यहां से लेकर इधर तक का चाप और यहां से लेकर इधर तक का चाप दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में इन लघु चाप और दीर्घ चाप को अपन अर्धवृत्त भी कह सकते हैं। तो जो चाप PQ है उसको हमें P और Q के ऊपर इस तरीके से एक वक्राकार रेखा दर्शाकर प्रदर्शित करते हैं। तो चाप अपन PQ लिखते हैं तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PQ चाप, चाप PQ, यह चाप का प्रतीक चिन्ह है। तो देखिए आगे, अब अपन बात करते हैं वृत्तखंड की। सेगमेंट वृत्तखंड क्या होता है? किसी चाप और उसके संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। चाप और जीवा के मध्य का क्षेत्र, तो देखिए ये आपका चाप है, यहां पर ये जैसे मैंने Q नाम दे दिया और इसको PQ नाम दे दिया, तो ये आपका चाप हो गया। वृत्त के किसी भाग पर की बात करता है, वृत्त पर किसी भाग की बात करता है तो ये चाप है आपका। और उसकी जीवा के मध्य का क्षेत्र, ये आपने जीवा ले ली, ठीक है, इसके मध्य का क्षेत्र है, ये इसके मध्य का क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड, इंग्लिश के एक एक वर्ड तो आप याद रखे ही, यानी कि सेगमेंट कहलाता है। इसको देखो अन्य शब्दों में क्या कहा है, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या वृत्तखंड कहते हैं। जीवा तथा चाप के मध्य का क्षेत्र। अब अपने को क्या है, यहां पर भी दो प्रकार के वृत्तखंड प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि चाप दो प्रकार के होते हैं इसलिए दो प्रकार के ही वृत्तखंड प्राप्त हो जाते हैं। देखिए इसको इस तरीके से अपन देख सकते हैं, यहां पर मैंने आपकी सुविधा के लिए ये बना रखा है। देखिए आकृति को गौर से देखिएगा, ये आपका P और Q पॉइंट हो गया है। इस PQ पॉइंट से अपन वृत्त के भाग की बात करते हैं, वृत्त के किसी भाग की बात करते हैं।
तो ये वृत्त के भाग की बात कर रहा है, इस पर अपन चाप को लेते हैं। और जीवा, ये आपकी देखो जीवा हो गई है यहाँ पर, ये जीवा हो गई यहाँ पर। इसके मध्य का क्षेत्र, ये जो ग्रीन कलर यहाँ पर हो रखा है, ये जो क्षेत्र है वह वृत्त खंड कहलाता है। अब देखो दो चाप हो जाते हैं, एक तो इसके ऊपर की तरफ का, एक इसके नीचे की तरफ का। आकृति को देखने से अपने को पता चल रहा है कि ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। तो लघु चाप से हमें लघु वृत्तखंड प्राप्त होता है और दीर्घ चाप से हमें दीर्घ वृत्तखंड प्राप्त होता है। लेकिन इनके बीच में इसको डिवाइड कौन कर रही है? यह एक जीवा, इसके मध्य का क्षेत्र। अब देखिए ये दीर्घ चाप है आपका और ये जीवा आ गई आपकी, इसके मध्य का क्षेत्र ये नीला क्षेत्र आ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिएगा नीला क्षेत्र अपन ने ले रखा है, ये नीला जो क्षेत्र है वह दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड। तो ये लघु चाप से लघु वृत्तखंड हो गया, दीर्घ चाप से दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब आप ये देखकर चले, अगर हम चाप को व्यास के सिरों पर लेते हैं, P और Q को व्यास के सिरों पर लेते हैं, तब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बराबर प्राप्त हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। और आपका चाप का मतलब आपको समझ में आ गया। कोई वृत्त पर अगर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ P पॉइंट को काट दिया और यहाँ Q पॉइंट को काट दिया, तो ये दो ही शेप अपने अलग अलग हो गए हैं। तो ये लघु चाप है और यह दीर्घ चाप है। ये जो आकृति नजर आ रही है यही अपनी लघु और दीर्घ चाप के रूप में जानी जाती है। अब देखिए आप तो लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड हो गया, चाप लघु है तो बनने वाला वृत्तखंड लघु वृत्तखंड होगा, चाप दीर्घ है तो बनने वाला वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड होगा। चाप के अंत बिंदुओं से दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाला कोण न्यून कोण प्राप्त होता है। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये सारी जानकारी तो आप लोग क्या लगभग सब जानते हैं, लेकिन जो विशेष बात होती है छिपी हुई रहती है वही अपने को बहुत अधिक ध्यान से देखने की होती है। चाप के अंत बिंदुओं से, देखिए ये हमने यहाँ पर मैंने ये आकृति बना रखी है यहाँ पर आपके लिए, ये अपना वृत्त है और ये मैंने पॉइंट P और Q ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं नाम। ये जीवा है, यह जीवा है और ये लघु चाप हो गया आपका, ये यहाँ पर लघु चाप है और ये आपका दीर्घ चाप है। अब क्या कह रहा है देखो, चाप के अंत बिंदुओं की बात कर रहा है, तो अंत बिंदु अपना P और Q है। दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाला कोण न्यून कोण, तो देखो यहां से ये जो ये लाइन जा रही है एक तो ये, और दूसरी लाइन ये जा रही है इसके अंत बिंदुओं से इधर की ओर, और ये वृत्त के जो दीर्घ चाप है उसको यहाँ इस बिंदु पर मिल रही है, जिसे M नाम दे दिया। तो यहाँ ये जो कोण प्राप्त होगा वो सदैव न्यून कोण प्राप्त होगा। चाप के अंत बिंदुओं से यदि हम दीर्घ वृत्तखंड के अंदर उन दो पॉइंटों को एक जगह मिलाते हैं, आप कहीं पर भी ले लीजिए, अगर इस P को यहां पर मिलाकर फिर आप इधर से मिलाते हैं, तब भी यह न्यून कोण ही होगा, तब भी यह न्यून कोण ही होगा। और क्या होगा जब चाप के अंत बिंदुओं को अपने लघु वृत्तखंड के अंदर मिलाते हैं, जैसे ये मिला रखिए नीले लाइन के द्वारा यहाँ पर ये और ये। तो देखिए अगर इसको थोड़ा सा भी अंदाजा अपन लगाते हैं, एक लंब रेखा डालते हैं यहाँ पर ये, तो ये 90 से कुछ ज्यादा, तो चाप के अंत बिंदुओं से लघु वृत्तखंड में सदैव अपने को अधिक कोण प्राप्त होता है। देखिएगा लघु वृत्तखंड में बनने वाला जो कोण है वह अधिक कोण होता है, कब? जब चाप के अंत बिंदुओं को अपन लघु वृत्तखंड में या लघु चाप में मिलाते हैं। तो इस चीज को आपको बहुत ही अधिक गहराई से ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं त्रिज्य खंड की। इससे पहले एक क्वेश्चन आप ये भी ध्यान रखना कि कमेंट करके आपको बताना है, जब चाप के अंत बिंदु व्यास पर हो तो दोनों तरफ अगर हम कोण बनाए तो बनने वाला कोण न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण कैसा होगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए त्रिज्य खंड की बात करते हैं अपन, सेक्टर इसको कहते हैं। अब सेक्टर का मतलब क्या है? क्षेत्र है, ये भी है क्या है? क्षेत्र है। देखो दो तरह की बातें इसके अंदर हो जाती है, मोटा मोटा मैं आपको यहां बता दूं देखो जानकारी।
हमने ये चीज ली थी, ये जो भाग है ये जीवा, ये आपकी जीवा है। इसको जैसे मैं थोड़ा सा अलग कलर का ले लेता हूं, ये आपकी जीवा है। तो जीवा और चाप के मध्य का जो क्षेत्र है वह तो वृत्तखंड कहलाता है। अब त्रिज्य खंड में नाम आ रहा है त्रिज्या का, त्रिज्य खंड में नाम आ रहा है त्रिज्या का। तो यहां जो त्रिज्य खंड अपन पढ़ेंगे, इसका मतलब आप याद ध्यान में अच्छी तरीके से रखें कि इसके अंदर त्रिज्या तो आनी आनी है। त्रिज्या का खंड है तो मतलब दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्र आएगा। अब दो त्रिज्याओं के क्षेत्र अपने को देखो दो तरीके से नजर आ रहा है, एक तो ये ट्रायंगल के रूप में नजर आ रहा है और एक ये जो वृत्तखंड है वो। तो केवल ये इतना सा क्षेत्र नहीं है, जो त्रिज्य खंड जो अपना होता है वह वृत्तखंड भी इसके अंदर शामिल होता है। जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र है या दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्र है वह भी इसके अंदर शामिल होता है। दो त्रिज्याओं और उस बिंदुओं के मध्य जो चाप प्राप्त हो रहा है उसके मध्य का जो संपूर्ण क्षेत्र है वह त्रिज्य खंड कहलाता है। इन दोनों त्रिज्याओं के साथ इसका अपन संगत चाप लेते हैं तो ये वृत्तखंड सॉरी त्रिज्य खंड कहलाता है। अब एक भाग अपने को देखो ये इधर वाला भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये दो त्रिज्याएं हो गई है और ये दीर्घ चाप हो गया है। तो ये यहां तक का जो क्षेत्र है वो क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ये लघु त्रिज्य खंड कहलाता है और ये दीर्घ त्रिज्य खंड कहला जाएगा। फर्क इतना सही है और कुछ भी नहीं है। अगर लघु चाप और दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्र बन रहा है तो वो लघु त्रिज्य खंड है, और दीर्घ चाप और इनकी दो त्रिज्याओं के मध्य अगर कोई क्षेत्र बन रहा है तो वह दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। तो देखिए आगे ये डेफिनेशन अपन ने देख लिए, दो त्रिज्याओं और त्रिज्याओं के अंत बिंदुओं को मिलाने वाले चाप के मध्य का क्षेत्र जो है त्रिज्यखंड कहलाता है। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, एक और दो, एक प्लस दो दोनों का जो क्षेत्र है वह त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब इधर से एक अपने को ये 3 नंबर भी प्राप्त हो जाता है, 3 नंबर का जैसे एरिया हो गया यहां तक का पूरा टोटल, तो इसके लिए अपन कहेंगे 1 + 3 है वह भी त्रिज्यखंड कहलाता है। तो 1 + 2 का एरिया और एक सॉरी इधर से ये नहीं रहेगा, ये 3 का एरिया है अपना यहां से लेकर यहां तक का, ये अपना दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब देखो इसको मैंने थोड़ा अलग डेफिनेशन के रूप में और बता रखा है, केंद्र को एक चाप के सिरों से, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये अलग अलग थोड़ा शब्दों में हेर फेर करके मैंने बताया है, तो इस पर आपको गौर करना है। जितना ज्यादा आप इमेजिन करेंगे, विचार करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे, उतना ही ज्यादा इनके बारे में आप क्लियर हो पाएंगे। तो दो प्रकार के त्रिज्यखंड होते हैं, लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर और दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर। जब लघु चाप जो होता है वह लघु त्रिज्यखंड के और दीर्घ चाप जो होता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत होता है। यानी कि लघु चाप से हमें लघु त्रिज्यखंड प्राप्त होता है और दीर्घ चाप से दीर्घ त्रिज्यखंड प्राप्त होता है, कहने का मतलब। अब देखिएगा, जब दोनों चाप बराबर हो जाते हैं अर्थात प्रत्येक अर्धवृत्त होता है तो दोनों वृत्तखंड तथा दोनों त्रिज्यखंड एक समान हो जाते हैं। देखिए हमने दोनों को अलग अलग रूप में देखा है, वृत्तखंड अलग होता है और त्रिज्यखंड अलग होता है, आकृति में भी दोनों अलग नजर आते हैं अपने को, लेकिन ये दोनों एक समान कब हो जाते हैं, जब ये वृत्त के दो व्यास के सिरों पर अपन चाप के बिंदुओं को लेते हैं। तो यही तो वृत्तखंड हो गया और ये इसकी दो त्रिज्याएं होगी, दो त्रिज्याओं और चाप के मध्य का क्षेत्र क्या हो गया अपना त्रिज्यखंड होता है। और चाप जो अपन लेते हैं और जीवा ये हो ही गई, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, तो जीवा और चाप के मध्य का क्षेत्र भी क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो देखो दोनों तरीके से अपनी ये बात हो चुकी है। तो इसको प्रत्येक को अपन अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। आगे देखेंगे अगली क्लास में, तब तक बने रहिए।